अरे जवान, चल आओ जवान, पहले बात करो। मेरे जवान को क्या हाल है मेरे जवान? चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहां पर देखना है, देखो मुजफ्फरपुर, देखिए यहां पर मुजफ्फरपुर बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? और इसका सही आंसर कौन है? और इसका सही आंसर है प्रफुल्ल चाकी, यानी इसका पूरा नाम है प्रफुल्ल चंद चाकी। हम देखते हैं कि क्रांतिकारी विचारधारा का सर्वप्रथम एहसास, क्रांतिकारी विचारधारा का सर्वप्रथम एहसास बंगाल की, क्रांतिकारी विचारधारा का सर्वप्रथम एहसास महाराष्ट्र की धरती से हुई थी। यह एहसास देखते देखते बंगाल चली गई। बंगाल का हर एक नौजवान देश के लिए जीना चाहता था और देश के लिए मरना चाहता था। बंगाल के ऐसे क्रांतिकारियों में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद चाकी का नाम लिया जा सकता है। खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद चाकी ने 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश जॉर्ज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका। वह गाड़ी तो जॉर्ज किंग्सफोर्ड की थी, लेकिन उस गाड़ी पर जॉर्ज किंग्सफोर्ड नहीं था, और इस बम में और अंग्रेज कैनेडी एवं उसके परिवार की 2 महिलाएं मारी गई। प्रफुल्ल चंद चाकी पुलिस के घेरे में आने के बाद स्वयं गोली मारकर देश के लिए शहीद हो गए और खुदीराम बोस पकड़े गए। खुदीराम बोस को 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में जब फांसी की सजा दे दी गई, खुदीराम बोस को 1908 ईस्वी मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दे दी गई। खुदीराम बोस भारत के पहले क्रांतिकारी थे जो सबसे कम उम्र में शहीद हुए थे। यहां तक के सफर में जवान को कोई दिक्कत होगा तो पूछने का प्रयास करें। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में, देखते जाएं इस चीज को, इस बारीकी को समझने का प्रयास कीजिए। पूछेगा कि भारत में क्रांतिकारी विचारधारा का सर्वप्रथम एहसास कहां से हुई थी? तो कहां से? महाराष्ट्र की धरती से। कहां से? महाराष्ट्र की धरती से। पूछेगा कि बंगाल के क्रांतिकारियों में किसको शामिल किया जा सकता है? तो बंगाल के क्रांतिकारियों में खुदीराम बोस, खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद चाकी का नाम, एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी का नाम, प्रफुल्ल चंद्र चाकी का नाम लिया जा सकता है। अब देखिए खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद चाकी ने कब? तो 1908 ईस्वी में। तो किसको? मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश जॉर्ज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर, जॉर्ज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था, बम फेंका था। और इस बम में कौन मारे गए थे? अंग्रेज कैनेडी। इस बम में मारे गए थे अंग्रेज कैनेडी, अंग्रेज कैनेडी एवं उसके परिवार की, एवं उसके परिवार की 2 महिलाएं, उसके परिवार की 2 महिलाएं मारी गई। प्रफुल्ल चंद चाकी पुलिस के घेरे में आने के बाद स्वयं गोली मारकर देश के लिए शहीद हो गए। कौन शहीद हो गया था? तो प्रफुल्ल चंद चाकी, प्रफुल्ल चंद्र चाकी स्वयं गोली मारकर देश के लिए शहीद हो गए। और खुदीराम बोस को कब फांसी की सजा दी गई? 1908 ईस्वी में। कहां? मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में, सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी गई। और खुदीराम बोस भारत के पहले क्रांतिकारी थे जो सबसे कम उम्र में, जो सबसे कम उम्र में, जो सबसे कम उम्र में शहीद हुए थे, जो सबसे कम उम्र में शहीद हुए थे। आइए यहां पर हम देखते हैं कि वीर सावरकर, वीर सावरकर की बात करते हैं। वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। वीर सावरकर 1904 ईस्वी में महाराष्ट्र के धरती पर अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया था। इस संगठन के एक सदस्य ने न्यायाधीश जैक्सन को गोली मारकर हत्या कर दी। पूछेगा 1857 के विद्रोह के बारे में वीर सावरकर ने क्या कहा था? वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम सुनियोजित सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की,
स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था। वीर सावरकर कब? तो 1904 ईस्वी में। कहां? तो महाराष्ट्र की धरती पर। महाराष्ट्र की धरती पर। कौन? अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। और इस संगठन के एक सदस्य ने किसको? न्यायाधीश जैक्सन को गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोली मारकर हत्या कर दी थी। आइए यहां पर देखिए, यहां पर अजीत सिंह, ये कौन थे? ये क्रांतिकारी थे। और ये कौन थे? भगत सिंह के चाचा थे। कौन थे ये? भगत सिंह के चाचा। ये भगत सिंह के चाचा थे। आइए 72 में। अब यहां पर देखिए क्या है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक डैश थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले की बात हम करते हैं कि गोपाल, और जहां तक गोपाल कृष्ण गोखले की बात हम करते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में पूना में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इसी अधिवेशन में स्वदेशी से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले को हम भारत के हीरा के नाम जानते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रनाडे को बनाया था। और महादेव गोविंद रनाडे को हम महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर देखिए, हम देखते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कब? तो 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी कहां? तो पूना में। क्या स्थापना किया था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। गोपाल कृष्ण गोखले कब? तो 1905 ईस्वी में। कौन? बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इसी अधिवेशन में स्वदेशी से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। अब हम देखते हैं कि, और यहां पर देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले अपना राजनीतिक गुरु किसको बनाया? तो गोपाल कृष्ण गोखले अपना राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रनाडे को बनाया था। और महादेव गोविंद रनाडे को क्या कहा गया? इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया। बीडी सावरकर की बात करते हैं। बीडी सावरकर ने 1936 ईस्वी में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किया था। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किया था। याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1936 ईस्वी में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किया था। जहां तक चित्तरंजन दास का सवाल है तो याद रखना है, चित्तरंजन दास को इतिहास में हम देश बंधु के नाम से भी जानते हैं, तो वहीं दीन बंधु के नाम से CF एंड्रयूज को जानते हैं। चित्तरंजन दास को बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। यहां पर चित्तरंजन दास की जब हम बात कर रहे हैं तो याद रखना, चित्तरंजन दास को हम CR दास एवं देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। तो वहीं तीन बंधु के नाम से हम किसको जानते हैं? CF एंड्रयूज को जानते हैं। और याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस कौन?
सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास को, सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, देखिए यहां पर 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच चला था? तो मुंबई से थाने के बीच। और ये कितने किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी के समय की जब हम बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच पहली बार भारत की सरजमी पर रेलगाड़ी चली थी और ये रेलगाड़ी 34 किलोमीटर चली थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में नागरिक सेवा में भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1852 ईस्वी में ओ सैंगनेसी के नेतृत्व में टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ हुई और ये टेलीग्राफ सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच चली थी। यहाँ हम बात कर रहे हैं लॉर्ड डलहौजी की। देखिए यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल किस लिए प्रसिद्ध था? तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल राज्य हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध था। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में नागरिक सेवा में भर्ती हेतु नागरिक सेवा में भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1852 ईस्वी में ओ सैंगनेसी के नेतृत्व में कलकत्ता से आगरा के बीच टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ किया गया था। और एक बात और भी याद रखना है, और लॉर्ड डलहौजी के समय में और इसने एक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। अजय यहाँ पर और सही आंसर तो मुंबई से थाने, इसका सही बीच लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली टेलीग्राफ लाइन पूछ रहा है, पहली टेलीग्राफ लाइन तो कलकत्ता से आगरा के बीच, इसका सी मारेंगे, इसका सी आंसर देंगे। कलकत्ता से आगरा के बीच और इसका आंसर देंगे सी। एक बार याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी के समय लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल किस लिए प्रसिद्ध था? तो राज हड़प नीति के लिए। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से थाने के बीच पहली बार रेलगाड़ी चली थी और यह रेलगाड़ी जब चली थी 1853 ईस्वी में चली थी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में नागरिक सेवा में भर्ती हेतु सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी पहली टेलीग्राफ सेवा 1853 नहीं होना चाहिए, इसको सही कर लीजिए, 1852 होना चाहिए, इसको सही कर लें, 1852, इसको सही कर लें, 1852 याद रखना है, 52। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1852 ईस्वी में पहली टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ हुई थी कलकत्ता से आगरा के बीच। लेकिन महत्वपूर्ण पहलू जिस पर हम ध्यान देंगे वह इस प्रकार है, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल राज हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में पहली बार रेलगाड़ी चली थी मुंबई से थाने के बीच और यह रेलगाड़ी चली थी 34 किलोमीटर। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में नागरिक सेवा में भर्ती हेतु सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1852 ईस्वी में ओ सैंगनेसी के नेतृत्व में टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ हुई और यह टेलीग्राफ सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच चली थी। याद रखना है, इसको 1853 जगह इसे 1852 कर देंगे। और यहां पर मुंबई से थाने के बीच पहली बार रेलगाड़ी चली। देखिए यहां पर पहली बार रेलगाड़ी चली और कितने किलोमीटर चली? तो 34 किलोमीटर चली, 34 किलोमीटर चली। और कलकत्ता से आगरा के बीच टेलीग्राफ सेवा चली थी। कब चली थी?
तो 1852 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में किसके नेतृत्व में? ओ सैंगनेसी के नेतृत्व में, ओ सैंगनेसी के नेतृत्व में चली थी, ओ सैंगनेसी के नेतृत्व में चली थी। आगे बढ़ जाए, याद रखना है इस चीज को, याद रखना है इस बात को। आइए यहां पर अब देखिए, हिंद स्वराज की बात करते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने लिखा था? तो ये लिखा था महात्मा गांधी ने। किसने? हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी ने। हम बात यहां कर रहे हैं महात्मा गांधी की, तो याद रखना है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका की धरती पर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका की धरती पर लियो टॉल्स्टॉय जैसे यूरोपियन से काफी प्रभावित थे, और लियो टॉल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस जैसी पुस्तक की रचना की, और महात्मा गांधी इस पुस्तक से भी काफी प्रभावित थे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका की धरती पर इंडियन ओपिनियन जैसी पुस्तक की रचना की थी। तो महात्मा गांधी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जाते समय जहाज पर हिंद स्वराज जैसी पुस्तक की रचना की थी। तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। यह पुस्तक मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, नवजीवन एवं हरिजन जैसी पत्रिका का प्रकाशन किया था। आपको हमसे बात करना है तो फिर आपको हमसे मिलने के लिए आना पड़ेगा, मिलने के लिए आना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा। हम कहें आप हमसे मिलने के लिए मत आइए, क्योंकि मिलने के लिए आप आएंगे तो बहुत कष्ट होगा, आपको बहुत सारा इंतजार करना पड़ जाएगा। देखिए, अगर आप में जिद है, मिलना है, तो आप हमसे मिल ही नहीं सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। समझे? किसका कमेंट देखे? अपनी प्रशंसा हम कैसे पढ़ें? अपनी प्रशंसा हम कैसे पढ़ें? हमें मालूम है हमारी प्रशंसा सूरज भी करता है, मालूम है। इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप खुश हैं, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। लीजिए, हम पढ़ देते हैं। सक्सेस माइंड लिखते हैं, मेरे हिस्ट्री पीजीटी में टीआर 3rd में हो गया है, थैंक यू वेरी मच। फिर सक्सेस माइंड लिखते हैं, सर आपसे क्लास लिए थे, थैंक यू वेरी मच। फिर लिखते हैं सक्सेस माइंड, सर व्हाट, क्या? फिर आपसे सक्सेस माइंड क्या लिखते थे, वो माइंड चला गया। लिखते हैं, प्लीज सर मेरा कमेंट देखिए। हम देखते हैं, हम तीनों त्रिलोक को देखते हैं, सिर्फ आपका कमेंट नहीं देखते हैं। ऐसा हमें घूमते हैं ना। आप सोच सकते हैं, जिस इंसान को पूरे जी पर इतिहास हो, पूरा जीएस हो, वह साधारण इंसान नहीं हो सकता। ऐसे मूव जब करते हैं तो सिर्फ हम ये आपके कमेंट नहीं देखते हैं, हम आपको भी देख लेते हैं, आप अभी क्या कर रहे हैं। और अब ये कमेंट के द्वारा हम आपको भी देख लेते हैं, आप क्या कर रहे हैं। सर सक्सेस माइंड मेरा नंबर मांगते, मेरा फोन नंबर लेने के लिए अगर आप इस तरह से फोन नंबर आप हमसे मांगेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? हंसा सर नंबर बांटते जा रहे हैं। जमाना बहुत थोड़ा अजीब है, लोग मुस्कुराने का भी अर्थ निकाल लेते हैं। यहां तो फोन नंबर की बात हो रही है। आ जाइए प्लेटफॉर्म की सरजमी पर और मिल लीजिए। यहां अगर आपको हमसे मोहब्बत है, इस बादलों को चीरते हुए सुबह आ जाइए 10 से 11 में, 10 से लेकर, और हम 3 बजे तक प्लेटफॉर्म की सरजमी पर रहते हैं। वहां पर हमारी आपसे मुलाकात हो जाएगी। आप समझ गए? जब मुलाकात होगी तो कहेंगे, पूछेंगे हम, मैं जवान कैसे हो, ठीक ना? जो प्रॉब्लम होगा बताना, सारा सॉल्व कर देंगे। तो यहां पर आइए, हम देखते हैं कि महात्मा गांधी की बात कर रहे थे। तो महात्मा गांधी किससे प्रभावित थे? किस यूरोपियन से? लियो टॉल्स्टॉय जैसे यूरोपियन से प्रभावित थे। लियो टॉल्स्टॉय ने कौन सी पुस्तक की रचना की? वॉर एंड पीस जैसी पुस्तक की रचना की थी। महात्मा गांधी की जब हम बात करते हैं तो याद रखना है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका की धरती पर, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका की धरती पर जिस पुस्तक की रचना किया
उसका नाम क्या था? उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, ओपिनियन। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका जाते जहाज पर कौन सी पुस्तक की रचना की थी? तो उस पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज। क्या नाम था? हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। और महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा का, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या था? माय एक्सपेरिमेंट, माय एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, विथ ट्रुथ। यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है। यह पुस्तक मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? गुजराती भाषा में लिखा गया है, मूल रूप से गुजराती भाषा में। रमेश कुमार माना आया सर जी, सुपौल बिहार से। अच्छा अच्छा। और सौरभ सर, अरे जानते हैं ये कमेंट पढ़ना मेरा एक हॉबी भी है, लेकिन हम कमेंट पढ़ेंगे तो भी पढ़ाएंगे का। रात हो रही है, एक तरफ आप हैं एक तरफ हम हैं, और बीच से रात स्लाइटली 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 क्रॉस कर रही है। सक्सेस मांगे सर आपसे सेंटर पर कल मिल सकते हैं क्या? कल मिलिए, लीजिए। जब आप अपना नंबर मांग रहे हैं तो हम अपना नंबर देते हैं, लेकिन शर्त एक है, ये नंबर किसी को बताना नहीं है। हम अपना पर्सनल नंबर देते हैं, ये हम किसी को देते नहीं। फिर भी आप एक सक्सेस स्टूडेंट हैं, आप कई बार इस तरह का रिक्वेस्ट किया है, तो फिर हम अपनी कसम को तोड़ते हैं। लीजिए मेरा नंबर 9931441648। आइए अब देखें यहां पर गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहा गया? इसे भारत का हीरा कहा गया। भारत का हीरा, भारत का हीरा कहा जाता। अब यहां पर एक प्रश्न यह पूछता है कि महात्मा गांधी को गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात सर्वप्रथम कहां हुई थी? तो कहां हुई थी? दक्षिण अफ्रीका में। कहां हुई थी? दक्षिण अफ्रीका में। लाला लाजपत राय की बात करते हैं तो लाला लाजपत राय को हम किस नाम जानते हैं? इन्हें हम पंजाब केसरी या पंजाब के शेर के नाम से भी जानते हैं। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया जैसी पुस्तक की रचना करके शोर मचा दिया था। लाला लाजपत राय को हम किस नाम जानते हैं? इन्हें हम पंजाब केसरी, पंजाब केसरी या पंजाब के शेर, पंजाब के शेर के नाम जानते हैं। लाला लाजपत राय ने कौन सी पुस्तक की रचना? अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी, अनहैप्पी इंडिया जैसी पुस्तक की रचना किया था, अनहैप्पी इंडिया। आइए यहां पर आगे आते हैं। वयस्क माताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई थी? और इसके जवाब देने का प्रयास करें और इसका सही आंसर होते हैं, और वह सही आंसर है 1928। याद रखना है, इंग्लैंड की धरती पर वयस्क माताधिकार की व्यवस्था किस वर्ष की गई थी? तो 1928 ईस्वी में। किस वर्ष? 1928 ईस्वी में। और इसके तहत 1928 ईस्वी में पुरुषों के समान महिला को भी वोट देने का अधिकार दिया गया था। इस प्रकार इंग्लैंड की धरती पर, इस प्रकार इंग्लैंड की धरती पर 1928 ईस्वी में पुरुषों के समान, पुरुषों के समान महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया। ठीक ना? आइए अब यहां पर देखिए क्या है। हर्ष चरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? यह है बाणभट्ट। और हर्ष का राजकवि कौन था? बाणभट्ट। हर्ष की बात करते हैं, हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र एवं कादंबरी जैसी पुस्तक की रचना की थी। याद रखना है, कालिदास जैसे विद्वान गुप्त काल में हुए थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार, ना जाने कई पुस्तकों की रचना करके इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से दर्ज कराया था। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम भारत की पहली ऐसी रचना मानी जाती है जिसका सर्वप्रथम किसी विदेशी भाषा में
अनुवाद किया गया था। वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत में की थी, संस्कृत में। पहले हम बाणभट्ट की बात करते हैं, तो हर्ष की बात करते हैं। हर्ष का राजकवि कौन था? हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था। बाणभट्ट, ये बाणभट्ट कहाँ का रहने वाला था? थानेश्वर का रहने वाला था। बाणभट्ट ने कौन सा? हर्षचरित एवं कादंबरी जैसी पुस्तक की रचना की थी। कालिदास जैसे विद्वान किस काल में हुए थे? कालिदास जैसे विद्वान किस काल में हुए थे? कालिदास जैसे विद्वान गुप्त काल में हुए थे। किस काल में? गुप्त काल में। कालिदास को क्या कहा गया? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया। क्या कहा गया? भारत का शेक्सपियर कहा गया। भारत का शेक्सपियर कहा गया। और कालिदास की रचना में क्या क्या है? तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत एवं ऋतु संहार जैसी पुस्तक की रचना की थी। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम भारत की पहली ऐसी रचना है। भारत की पहली ऐसी रचना है जिसका सर्वप्रथम किसी विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया था। आइए यहां पर। और वाल्मीकि ने किसकी रचना की? रामायण। और किस भाषा में? संस्कृत में। किसमें? संस्कृत। ठीक ना? अरे जवान, राइटिंग की बात करता है। हमारी राइटिंग देख के उतारना थोड़ी है, एकदम स्पीड में लिखाया जा रहा है, तो हमारी आवाज सुनकर लिखना है। हमारा राइटिंग देख के उसे उतारना थोड़ी है। हर्ष हम कैसे लिखे हैं, बाणभट्ट कैसे लिखे हैं। हमारी आवाज को सुने और खुद लिखिए। बात समझ रहे हैं ना? यहां पर तो रफ्तार में चल रही है गाड़ियां, जो आएगा वो कट जाएगा। गाड़ी जब दौड़ती हो तो पटरी पर किसी को नहीं आना चाहिए। आइए यहां पर। यहां देखिए, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? और इसमें से क्या है? मनुस्मृति, भगवत गीता और ऋग्वेद। और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। इसका आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब हम देखते क्या है कि हम देखते हैं कि उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, यानी सहंसा के पास बैठना। उपनिषद से हमें दार्शनिक बातों के विषय में जानकारी मिलती है। और उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषद को वेदों का सार, ब्रह्म विद्या एवं वेदांत के नाम से भी जानते हैं। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते एक उपनिषद से लिया गया है, जिसका नाम मुंडकोप उपनिषद है। यम नचिकेता संवाद का वर्णन जिस उपनिषद में मिलता है, उसका नाम कठोप उपनिषद है। अब देखिए यहां पर उपनिषद का अर्थ क्या होता है, देखते जाओ। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। क्या अर्थ होता है? समीप बैठना। क्या? ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। अब देखो, उपनिषद से हमें क्या? दार्शनिक बातों के विषय में, उपनिषद से हमें दार्शनिक बातों के विषय में जानकारी मिलती है। और याद रखना, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी? 108। उपनिषद को क्या कहा गया? इसे वेदों का सार, ब्रह्म विद्या
एवं वेदांत के नाम से भी जानते हैं, एवं वेदांत के नाम से भी, वेदांत के नाम से भी जानते हैं। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जिस उपनिषद से लिया गया है उसका नाम है, क्या है? मुंडकोप उपनिषद। मुंडकोप उपनिषद, मुंडकोप उपनिषद। और यम नचिकेता संवाद का वर्णन, यम नचिकेता, यम नचिकेता संवाद का वर्णन, संवाद का वर्णन जिस उपनिषद में मिलता है उसका नाम है कठोप उपनिषद। कठोप उपनिषद। आइए यहां पर, यहां देखिए बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905। अब देखिए जी, अब देखें, अब हम देखते क्या है कि लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में 19 जुलाई 1905 ईस्वी को, लॉर्ड कर्जन के समय में 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। लेकिन बंगाल का विधिवत रूप से विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। याद रखना है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। और हम फिर देखते हैं कि बंगाल विभाजन के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर भारतीयों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर एकता का संचार किया था। ठीक है, कहते हो तो करते हैं स्टार। देखो यहां पर लॉर्ड कर्जन के समय में, देखो लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा। लेकिन बंगाल का विधिवत रूप से विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे भारत में कौन सा आंदोलन चला गया था? तो स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। कौन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और बंगाल विभाजन समय कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर पर, रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर भारतीयों ने एक दूसरे की कलाई पर, भारतीयों ने एक दूसरे की कलाई पर, एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर एकता का संचार किया था। एकता का संचार किया था। एकता का संचार किया था। आइए यहां पर देखिए आप, यहां देखिए जोते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? और इसका सही आंसर हो जाता है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा से जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं और अलंकृत ईंट को हम नक्काशीदार ईंट के नाम से जानते हैं। अलंकृत ईंट को हम नक्काशीदार ईंट के नाम से उस ईंट को अलंकृत ईंट कहा गया जिस ईंट को सजाया गया हो, सुंदर बनाया गया हो। इस प्रकार अलंकृत ईंट को हम नक्काशीदार ईंट के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा से हल की सहायता से जोते गए खेत के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं। इसे हम नक्काशीदार ईंट के नाम से भी जानते हैं। आपसे यहां प्रश्न पूछा जाए कालीबंगा की, जब हम बात करते हैं तो कालीबंगा कहां है? देखें यहां पर कालीबंगा वर्तमान समय में कहां है? राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां।
काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा से हम देखते क्या है कि हल की सहायता से, हल की सहायता से जोते गए खेत के प्रमाण मिलते हैं। जोते गए खेत के प्रमाण मिलते हैं। जोते गए खेत के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा से क्या मिला है? अलंकृत ईंट मिला है। अलंकृत ईंट। और अलंकृत ईंट को हम क्या कहते हैं? इसे हम नकाशीदार ईंट के नाम से भी जानते हैं। इसे हम नकाशीदार ईंट के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा की जब बात करते हैं तो हड़प्पा से क्या मिला है? एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया। हड़प्पा से क्या मिला है? एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसे क्या नाम दिया गया? जिसे नाम दिया गया समाधि R37। मोहनजोदड़ो की जब हम बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो से कांसे की बनी हुई एक नृत्यांगना मिली है। कांसे की बनी हुई इस नृत्यांगना को देखकर यह कहा जा सकता सिंधु सभ्यता काल के लोग मनोरंजन पर भी ध्यान देते थे, तो यह भी कहा जा सकता है मनोरंजन पर सबसे अधिक ध्यान नृत्य एवं संगीत पर दिया जाता था। तो देखो मोहनजोदड़ो से कांसे की बनी हुई, देखें यहां पर कांसे की बनी हुई नृत्यांगना प्राप्त हुई है। नृत्यांगना, कांसे की बनी हुई नृत्यांगना प्राप्त हुई है। देखिए किसने? सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। इसका सही आंसर क्या होगा? तब तक आंसर दें, तब तक हम आपके मैसेज को देखते हैं। आ जाइए यहां पर। अब देखिए यहां पर इसका क्या सही आंसर होगा? तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाता? उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देखते हैं हम क्या। हेलो, अब देखिए यहां पर और देखें किसने सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। और इसमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं। हम देखते हैं कि भारत के क्रांतिकारियों ने इस बात का एहसास किया था। भारत के क्रांतिकारियों ने इस बात का एहसास किया था कि हम नौजवानों के पास ताकत बहुत है। हम लोग अलग अलग राज्य, अलग अलग जिले में बटे हुए हैं और सारे क्रांतिकारी एक हो जाए तो 24 घंटे के अंदर भारत की धरती से अंग्रेजों को खदेड़ा जा सकता। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए 1924 ईस्वी में कानपुर की धरती पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन का श्रेय सचिंद्रनाथ सन्याल को जाता है। कहीं कहीं इसके गठन का श्रेय भगत सिंह को भी मिलता है। हम देखते हैं 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन कर दिया और नारा दिया क्रांति अमर रहे। अब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, देखें यहां पर 1924 ईस्वी में कहां? कानपुर की धरती पर 1924 ईस्वी में कानपुर की धरती पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। चंद्रशेखर आजाद ने 1928 ईस्वी में दिल्ली की धरती पर इसका नाम बदलकर दिल्ली की धरती पर इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था।
एसोसिएशन कर दिया था, एसोसिएशन कर दिया था और नारा दिया था क्रांति अमर रहे, क्रांति अमर रहे। आइए यहां पर, अब यहां पर देखते हैं रास बिहारी बोस की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार, आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना का और आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह एनएस गिल एवं रास बिहारी बोस ने किया था और 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के कमान को संभाला था। आपसे यहां प्रश्न पूछा जाएगा कि आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह, याद रखना, आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह एनएस गिल एवं रास बिहारी बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के कमान कब संभाला था? 4 जुलाई 1943 ईस्वी को। अब यहां पर देखते हैं बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 1929 ईस्वी में दिल्ली सी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में दिल्ली इसी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। याद रखना है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 1929 ईस्वी में दिल्ली स्थित सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में दिल्ली से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, याद रखना है। आइए यहां पर है सोहन सिंह भाकना। हम देखते हैं कि लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी के सचिव लाला हरदयाल स्वयं थे, तो अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना को बनाया गया था। गदर पार्टी ने गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। इस पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, उर्दू, गुजराती एवं गुरुमुखी लिपि में किया जाता था। इस पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, उर्दू, गुजराती एवं गुरुमुखी लिपि में किया जाता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लाला हरदयाल, देखते हो जाए यहां पर, लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 ईस्वी को कहां? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया था। गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? गदर पार्टी के अध्यक्ष देखें यहां पर, गदर पार्टी के अध्यक्ष लाला हरदयाल स्वयं थे। कौन थे? लाला हरदयाल स्वयं थे। तो वही सचिव बनाया गया था। तो गदर पार्टी के सचिव लाला हरदयाल स्वयं थे। तो वही अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना को बनाया गया था। भाकना। गदर पार्टी ने गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। गदर पार्टी ने गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। इस पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, उर्दू,
हिंदी, उर्दू, गुजराती एवं गुरुमुखी लिपि में गुरुमुखी लिपि में होता था। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गदर पार्टी की बात करते हैं तो गदर का अर्थ होता है विद्रोह। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल गदर पार्टी के सचिव स्वयं थे, तो अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना बनाया गया था। गदर पार्टी ने गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था और इस पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, उर्दू, गुजराती एवं गुरुमुखी लिपि में होता था। यहां देखा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो औद्योगिक विश्व में आर्थिक अस्थिरता एवं पूर्ण रोजगार। यह सही है। अब देखें, विश्व व्यापार संगठन के समाधान से वैश्विक आर्थिक अस्थिरता लाना, यह गलत है। विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से नहीं, विश्व बैंक के माध्यम से। ये गलत इसलिए हो गया कि यहां विश्व बैंक होना चाहिए था, यहां पर हम लिख देते हैं विश्व बैंक। याद रखना है विश्व बैंक, विश्व बैंक के माध्यम से। द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक मंदी को कम करना, यह सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाता है उपर्युक्त में से एक से अधिक। याद रखना है जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका की धरती पर जो सम्मेलन हुई थी, इसे हम ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम जानते हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत ही विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय लिया गया था और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक दोनों की स्थापना साथ साथ हुई थी, अर्थात 1945 ईस्वी में हुई थी और दोनों का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक अस्थिरता एवं पूर्ण रोजगार लाना और विश्व बैंक के माध्यम से वैश्विक आर्थिक अस्थिरता लाना, द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक मंदी को कम करना। इस प्रकार जुलाई 1944 ईस्वी में, देखिए यहां पर जुलाई 1944 ईस्वी में, जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका के, जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका की धरती पर जो सम्मेलन हुई थी उसे हम ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम से, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम से जानते हैं। उसे हम ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम जानते हैं और इस सम्मेलन के तहत क्या हुआ था? विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय लिया गया था। इस प्रकार दोनों की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में और दोनों का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, चलिए आइए यहां देखें, औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायता की भूमिका निभाई थी? और इसका सही आंसर क्या होगा? कृषि क्रांति। सही है। उसके बाद इसका पूंजी तथा निजी प्रौद्योगिकी, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या है? उपर्युक्त में से एक से अधिक। दो सही है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाता है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम अमेरिका की धरती से हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम अमेरिका की धरती से, और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम अमेरिका की धरती से इसलिए हुई थी क्योंकि अमेरिका की धरती पर कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। हम देखते हैं कि अमेरिका की धरती पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी, सूती वस्त्र उद्योग से हुई। अब देखें औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत
सर्वप्रथम सर्वप्रथम इंग्लैंड की धरती से हुई थी। सर्वप्रथम इंग्लैंड की धरती से हुई थी। इंग्लैंड की धरती से हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती से इसलिए हुई थी क्योंकि इंग्लैंड की धरती पर कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड की धरती पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्या? तो सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी। इससे सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी। सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी। आइए यहां पर देखिए 83 में 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग ना करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। और उस पुस्तक का नाम क्या है? हिंद स्वराज। नाम है हिंद स्वराज। अब यहां पर देखते हैं ये और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इट्स मीनिंग एंड प्लेस। यह पुस्तक किसकी रचना है? यह महात्मा गांधी की है। किसकी? महात्मा गांधी। अब यहां पर हम देखते हैं मेरे सपनों का भारत, ये किसना है? तो एपीजे अबुल कलाम का। एपीजे अबुल कलाम का। किसका? एपीजे अबुल कलाम। इधर आइए। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। किसका? तो देव और उसकी शक्ति के योग का। देखें यहां पर देव और उसकी शक्ति का योग। देव और उसकी शक्ति का योग। और ये बताएं ये प्रकाश में कब आया था? 23 बताना है। ये प्रकाश में कब आया था? 23 बताओ ये प्रकाश में कब आया था? अब हम देखते हैं इसका कि गुप्त काल में ही सर्वप्रथम शिव एवं पार्वती की मूर्ति, गुप्त काल में ही सर्वप्रथम शिव एवं पार्वती की मूर्ति साथ साथ बननी प्रारंभ हुई थी और इसे अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया गया। अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है स्त्री एवं पुरुष दोनों मिलकर इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। गुप्त काल में ही सर्वप्रथम त्रिमूर्ति के अंतर्गत ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की मूर्ति बननी प्रारंभ हुई थी। याद रखना है गुप्त काल में ही, याद रखना है गुप्त काल में ही, गुप्त काल में ही, गुप्त काल में ही सर्वप्रथम शिव एवं पार्वती की मूर्ति, शिव एवं पार्वती की मूर्ति, शिव एवं पार्वती की मूर्ति साथ साथ बननी प्रारंभ हुई थी। साथ साथ बननी प्रारंभ हुई थी। साथ साथ बननी प्रारंभ हुई थी और इसे अर्धनारीश्वर के रूप में, और इसे अर्धनारीश्वर के रूप में, और इसे अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शाया गया था। अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शाया गया था। याद रखना है गुप्त काल में ही, याद रखना है गुप्त काल में ही, गुप्त काल में ही सर्वप्रथम, गुप्त काल में ही सर्वप्रथम त्रिमूर्ति के अंतर्गत, त्रिमूर्ति के अंतर्गत, त्रिमूर्ति के अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की मूर्ति, एवं महेश की मूर्ति बननी प्रारंभ हुई थी। आपसे याद रखना है मुन्नी प्रारंभ हुई थी। आगे की ओर निम्नलिखित में से कौन से मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? और इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ये भगवत गीता। हम देखते हैं कि अद्वैतवाद की जब हम बात करते हैं तो याद रखना है अद्वैतवाद, अद्वैतवाद की स्थापना कौन किया था? शंकराचार्य ने किया था। यहां पर देखें द्वैतवाद एवं ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना कौन किया था? तो माधवाचार्य ने किया था। माधवाचार्य ने किया था। देखिए यहां सुधा द्वैतवाद की स्थापना किसने किया था? तो वल्लभाचार्य। कौन किया था? वल्लभाचार्य
चार ने किया था। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर विशिष्टा द्वैतवाद, विशिष्टा विशिष्टा द्वैतवाद, विशिष्टा द्वैतवाद एवं श्री संप्रदाय की स्थापना, श्री संप्रदाय की स्थापना कौन किया था? रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य ने किया था। कौन किया था? रामानुजाचार्य ने किया था। तो वहीं पर देखें हम, और विशिष्ट, और वहीं पर हम देखते हैं द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद एवं सनकादि, सनकादि संप्रदाय की स्थापना, संप्रदाय की स्थापना कौन किया था? निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य ने किया था। कौन किया था? निम्बार्काचार्य ने किया था। आइए आप यहां आप देखिए, मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी थी क्या? गिरिब्रज। हम देखते हैं कि बिंबिसार के दरबार में महागोविंद जैसे वस्तुकार रहता था, और महागोविंद ने ही राजगीर का निर्माण किया था। इस प्रकार राजगीर मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। इसे पहले गिरिब्रज के नाम से जाना जाता था, इसे पहले गिरिब्रज के नाम से जाना जाता था। तो अब यहां पर क्या हम देखते हैं कि बिंबिसार के दरबार में, देखिए बिंबिसार, बिंबिसार के दरबार में कौन? महागोविंद जैसे वस्तुकार रहते थे, महागोविंद जैसे वस्तुकार रहते थे। और महागोविंद ने ही राजगीर का निर्माण किया था। और राजगीर क्या? मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। और राजगीर को पहले गिरिब्रज के नाम से जाना जाता था। याद रखिए, यहां पर प्रतिष्ठान किसकी राजधानी थी? प्रतिष्ठान यह सातवाहनों की राजधानी थी। सातवाहनों की राजधानी थी। अब देखिए, वैशाली को राजधानी किसने बनाया था? शिशुनाग राजवंश के शासक शिशुनाग ने। किसने? शिशुनाग राजवंश के शासक शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जल्दी से करें। GKD मैथमेटिक्स जवान कैसे हो जवान? 23 से बताओ, 23 से। तब तक हम भी पानी पीते हैं, कुछ मैसेज लिखो। जवान को कोई दिक्कत है? जवान 23 बोल। अब देखिए यहां पर याद हमेशा रखिए, जो आंसर हम देते हैं वही आंसर मान्य होता है। जो आंसर हम देते हैं वही आंसर मान्य होता है। ये जो टाइप किया वाला ABCD लिखा हुआ जो आंसर मिलता है वह मान्य नहीं है। डिस्कशन के दौरान जो आंसर बताया जाता है वही मान्य होता है, याद रखना इस बात को। अब देखिए कौन नहीं है, तो अब हम देखते हैं चोरी चौरा कांड के कारण गांधी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। ठीक है, और ये आंसर सही है। हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन समय 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलन हिंसात्मक हो गया। इससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। इस प्रकार बारदोली प्रस्ताव के तहत 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को अस्थिर कर दिया गया। असहयोग आंदोलन जब अस्थिर किया गया तो मोतीलाल नेहरू ने खड़ा होकर कहा था गांधी को, महात्मा गांधी, कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया, तो इसकी सजा भारत के सारे गांवों को नहीं मिलनी चाहिए थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा गांधी को, जब भारत के नौजवानों को उत्साह चरम सीमा पर थी, ऐसे समय में आंदोलन को रोकना राष्ट्रीय आपदा से कुछ कम नहीं। जी हाँ, अब देखो चोरी चौरा कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी। उत्तर प्रदेश के
गोरखपुर जिले के, गोरखपुर जिले के चौरा नामक स्थान पर, चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। और बारदोली प्रस्ताव के तहत, बारदोली प्रस्ताव के तहत 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर, देखिए गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था और उद्घाटन में दिया था। और कब दिया था? तो 1916। कब दिया था? 1916 ईस्वी। अब देखिए वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये गलत है। तो चूंकि इसमें कहता है कौन सा कथन सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आ जाए। अरे जवान, तुम शहंशाह का जवान है, तुम्हारे सामने क्वेश्चन छोटा पड़ जाना चाहिए। क्वेश्चन में कोई दम है? ये सब क्वेश्चन देख ले, फोकला है ये सब क्वेश्चन। तुम गौर के, तुम पहले डर जाता है, इससे तुम्हारी हार हो जाती है। तुम युद्ध करने से पहले हार स्वीकार कर लेता है, तो तुम्हारी जीत कैसे होगी? इस क्वेश्चन में कोई दम है? सुरख जाओ सीधे, 4 ऑप्शन देखेगा एकदम आराम से, फटाफट खटाखट हो जाएगा सारा चीज। ये कोई दम है? तुम युद्ध करने से पहले हार स्वीकार कर लेता है, इसलिए तुम्हारी हार हो जाती है। जाओ फिर युद्ध करो। देखिए यहां पर, मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण में अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? और इसका सही आंसर है अजातशत्रु। मगध की धरती पर एक राजवंश थी जिसका नाम था हर्यक राजवंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। और बिंबिसार के बेटा का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी बैठा था। अजातशत्रु के इतिहास में हम कुनिक के नाम से जानते हैं। अजातशत्रु के बाद उसका बेटा उदयन गद्दी बैठा। उदयन ने ही गंगा एवं सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र जैसे नगर का निर्माण कराकर इसे अपनी राजधानी बनाया था। देखिए यहाँ पर, मगध की धरती पर एक राजवंश थी जिसका नाम था हर्यक राजवंश। क्या नाम था? हर्यक राजवंश। हर्यक राजवंश की स्थापना एक राजा ने किया था जिसका नाम बिंबिसार था। और बिंबिसार के बेटा का नाम क्या था? अजातशत्रु। अजातशत्रु को इतिहास में किस नाम जानते हैं? कुनिक के नाम जानते हैं। अजातशत्रु प्रारंभ में किस धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म को मानने वाला था। लेकिन महात्मा बुद्ध के प्रभाव में आकर वह बौद्ध धर्म को मानने वाला हो गया था। याद रखना है, अजातशत्रु वैशाली के लिच्छवी राज्य पर आक्रमण के समय महाशील कंटक एवं रथ मूसल जैसे हथियार का प्रयोग किया था। अब देखें यहां पर उदयन की बात करते तो उदयन ने क्या? देखें यहां पर उदयन, हर्यक राजवंश के साथ साथ उदयन गंगा एवं सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र जैसे नगर का निर्माण कराया था। पाटलिपुत्र जैसे नगर का निर्माण कराया था। याद रखना है। यहां पर देखिए SST प्लस GS है, पसंद है लो, नहीं पसंद है मत लेना है। और इधर यहां देखिए, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत की निम्नलिखित राजवंशों में से
किस एक का शासन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंद वंश। सिकंदर की बात करते हैं तो याद रखना नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था और ये सिकंदर का समकालीन था। धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से जिस राजवंश की स्थापना की, प्राचीन भारत के इतिहास में हम इसे मौर्य राजवंश के नाम से जानते हैं। आइए यहां पर हम देखते हैं नंद वंश का अंतिम शासक। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। धनानंद। और ये किसका समकालीन था? यह सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर का समकालीन था। धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से जिस राजवंश की स्थापना किया था उसे हम मौर्य राजवंश के नाम से जानते हैं। आइए यहां पर देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ के सेनापति का क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके कब? 185 ईस्वी पूर्व में जिस राजवंश की स्थापना की उसे हम किस नाम जानते हैं? उसे हम शुंग राजवंश के नाम जानते हैं। और शुंग राजवंश की बात करते हैं तो शुंग राजवंश की स्थापना कौन किया था? तो पुष्यमित्र शुंग किया था। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कौन था? देवभूति। आइए यहां देखिए कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला। और याद रखना है तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है और यह सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। तो वहीं नालंदा विश्वविद्यालय की भारत स्तर पर सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय माना जाता है और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। अब देखो यहां पर तक्षशिला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। और इसकी स्थापना किसने किया था? तक्षशिला विश्वविद्यालय का पता नहीं चलता। अब यहां पर देखिए कि भारत स्तर पर सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। भारत स्तर पर सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? तो गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। याद रखना है। आइए और ये वैशाली जानते हैं। वैशाली की जब बात करते हैं तो वैशाली को राजधानी कौन बनाया था? शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। आइए यहां पर भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किया था? इंडो ग्रीक ने। ग्रीक किसको कहा गया? यूनानी को। पार्थियन, भारतीय साहित्य में पार्थियन को किस नाम से पुकारा गया?
भारतीय साहित्य पार्थियन को पहलव के नाम पुकारा गया। पहलव। तो सीथियन को भारतीय साहित्य में सीथियन को किस नाम से पुकारा गया? तो शक के नाम से पुकारा गया। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंद यवन काल में चलाया गया था। भारत में सबसे अधिक शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण काल में चलाया गया था। तो भारत में सबसे अधिक सोना का सिक्का गुप्त काल में चलाया गया था। याद रखना है, भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंद यवन काल में चलाया गया था। हिंद यवन काल में चलाया गया था। देखिए, भारत में सबसे अधिक शुद्ध सोना का सिक्का, भारत में सबसे अधिक शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण काल में चलाया गया था। कुषाण काल में चलाया गया था। भारत में सबसे अधिक सोने का सिक्का, गुप्त काल में चलाया गया था। गुप्त काल में चलाया गया था। यहां देखिए, भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियनों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता है? इसका सही है बिहार। क्या सही है? बिहार। याद रखना है, बिहार। यहां देखें, बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? चिंसुरा में। और चिंसुरा में कब? तो 1653 ईस्वी में। और हुगली में स्थापित नहीं किया था। और डचों की बात करते हैं तो डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारी, डच लोग नीदरलैंड के रहने वाले थे और नीदरलैंड को हम हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं। भारत आने वाला पहला डच नागरिक कार्नेलिस ड्रास्टमान था। यह 1595 से 1596 के दौरान भारत आया था। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारी कोठी की स्थापना 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में लगाई थी। तो डचों ने पटना में अपनी व्यापारी कोठी की स्थापना 1632 ईस्वी की थी। याद रखना है। और डच लोग कहाँ के रहने वाले थे? डच लोग नीदरलैंड के। कहाँ के? नीदरलैंड के रहने वाले थे। और नीदरलैंड को हम किस नाम जानते हैं? इसे हम हॉलैंड के नाम जानते हैं। भारत में पहला डच नागरिक कौन था? कार्नेलिस ड्रास्टमान था। कार्नेलिस ड्रास्टमान। यह 1595 से 1594 के दौरान भारत आया था। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम नामक स्थान पर की थी। 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम नामक स्थान पर की थी। तो डचों ने पटना में अपनी व्यापारी कोठी की स्थापना 1632 ईस्वी में की थी। 1632 ईस्वी में की थी। अब यहां पर देखते हैं, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटसी नामक नीति प्रारंभ किया था। और इसका सही आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब यहां पर हम ये देखेंगे, पैरामाउंटसी पॉलिसी होता क्या है? मतलब देशी राज्यों पर ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित करना। यह नीति को कहा गया पैरामाउंटसी पॉलिसी। याद रखना है,
देसी राज पर ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित करने की नीति को ही कहा गया पैरामाउंसी पॉलिसी, और इस नीति को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स को। लॉर्ड हेस्टिंग्स समय में नेपाल युद्ध हुआ था। नेपाल युद्ध का समय माना जाता है 1814 से 1816 ईस्वी। नेपाल युद्ध का अंत जिस संधि के तहत हुई थी, इसे हम सुगौली की संधि के नाम जानते हैं। यह संधि 1816 ईस्वी हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में पिंडारियों का दमन किया गया था। उस समय पिंडारी के प्रमुख नेता वासिल मोहम्मद, करीम खां एवं चीतू थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करते हैं तो देखें यहां पर लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में नेपाल युद्ध हुआ था। कौन सा? नेपाल युद्ध हुआ था। नेपाल युद्ध का समय है 1814 से 1816 ईस्वी। नेपाल युद्ध का जिस संधि के तहत हुई थी उसे हम सुगौली की संधि कहते हैं, और ये संधि 1816 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स समय में पिंडारियों का दमन किया गया। पिंडारी के प्रमुख नेता कौन थे? पिंडारी के प्रमुख नेता वासिल मोहम्मद, करीम खां एवं चीतू। लॉर्ड बेलेजली का शासनकाल सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन याद रखना है पिंडारी लोग थे कौन? ये लोग लूटपाट का काम किया करते थे। पिंडारी लूटपाट का काम करता था। लॉर्ड बेलेजली का शासनकाल सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध रहा। सर्वप्रथम सहायक संधि करने वाला देसी राज हैदराबाद का निजाम था, और यह 1798 ईस्वी में अंग्रेज के साथ सहायक संधि की। 1799 ईस्वी में तंजौर एवं मैसूर जैसे राज्य ने अंग्रेज के साथ सहायक संधि की। 1801 ईस्वी में अवध जैसे राज्य ने अंग्रेज के साथ सहायक संधि की थी। याद रखना है लॉर्ड बेलेजली का शासनकाल सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध था। और सहायक संधि करने वाला पहला देसी राज कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था। और अंग्रेज साथ सहायक संधि कब किया था? 1798 ईस्वी में। 1799 ईस्वी की बात करते हैं। 1799 ईस्वी में तंजौर एवं मैसूर जैसे राज ने अंग्रेज साथ सहायक संधि की। तो 1801 ईस्वी में अवध जैसे राज ने अंग्रेज के साथ सहायक संधि की थी। अब यहां पर लॉर्ड कर्नवालिस की बात करते हैं। लॉर्ड कर्नवालिस ने प्रत्येक जिला में थाना की स्थापना करके दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया था। लॉर्ड कर्नवालिस ने भ्रमणशील अदालत की स्थापना की थी, जिसका काम था घूम घूम कर न्याय करना। लॉर्ड कर्नवालिस समय में बंगाल के लिए 3 एवं बिहार के लिए 1 भ्रमणशील अदालत की स्थापना की गई थी। आपसे यहां प्रश्न पूछा जाएगा, लॉर्ड कर्नवालिस ने प्रत्येक जिला में थाना की स्थापना करके दारोगा को इसका इंचार्ज बनाया था। लॉर्ड कर्नवालिस के समय में क्या था? भ्रमणशील अदालत की स्थापना की थी। यह भ्रमणशील अदालत क्या? 3 बंगाल के लिए एवं 1 बिहार के लिए स्थापित किया गया था। बिहार के लिए स्थापित किया गया था। आइए 95 में मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित किया था? तो इसका सही आंसर है मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की धरती पर स्वतंत्र सत्ता की स्थापना 1717 ईस्वी में किया था। मुर्शिद कुली खान का शासनकाल माना जाता है 1717 से लेकर 1727 ईस्वी। मुर्शिद कुली खान की बात करते हैं तो यह बंगाल की धरती पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1717 ईस्वी में किया था। इसका शासन काल क्या था? 1717 से लेकर 1727 ईस्वी। याद रखना है ये कासिम बाजार कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कासिम बाजार ये पश्चिम बंगाल में स्थित था। और याद रखना मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर ले गया था। देखो यहां पर मीर कासिम
अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर कहां ले गया था? मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर ले गया था। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर ले गया था। लेकिन इसका शासनकाल स्थापित तो हो गया था 1717 में ही, क्योंकि इसका शासन शुरू होता है 1700, याद रखना है, इसका शासन शुरू होता है 1717 से बंगाल में और 1727 तक रहता है। लेकिन जब इसकी शासन शुरुआत होती है तो इसकी स्थापना यानी शुरुआत 1717 में हो चुकी थी, लेकिन 24 से 27 के बीच इसे मजबूत स्वरूप दिया था, इसलिए इसकी स्थापना 17 मानिए। इसकी बात को समझें, इसका शासनकाल 1717 में शुरू हो गई और 1727 तक चली थी। स्थापना तो 1717 में ही हो चुकी थी, लेकिन इसे मजबूत स्वरूप यह 1724 से लेकर 1727 के दौरान दिया था। बात को समझने का भी प्रयास कीजिए। आइए यहां पर हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी, और इसका सही आंसर है गुरु रामदास। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। इन्होंने 1574 ईस्वी में अमृतसर जैसे नगर का निर्माण कराया था। कब? चौथे गुरु थे, चौथे गुरु, और ये 1574 ईस्वी में अमृतसर का निर्माण किया था। और गुरु अमरदास ये सिखों के तीसरे गुरु थे। तो गुरु अर्जुन देव सिखों के ये 5वें गुरु थे। हम देखते हैं गुरु गोब की बात करते हैं तो गुरु नानक सूफी संत बाबा फरीद से काफी प्रभावित थे। गुरु नानक एवं बाबा फरीद के वचनों का संकलन आदि ग्रंथ में मिलता है। आदि ग्रंथ को संकलित करने का श्रेय सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को जाता है, याद रखना है। तो गुरु नानक, देखो यहां पर गुरु नानक की बात करते हैं तो गुरु नानक सूफी संत बाबा फरीद से काफी प्रभावित थे। गुरु नानक एवं बाबा फरीद के वचनों का संकलन आदि ग्रंथ में मिलता है। आदि ग्रंथ को संकलित करने का श्रेय आदि ग्रंथ को संकलित करने का श्रेय आदि ग्रंथ को संकलित करने सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को जाता है। आइए यहां आप देखिए 97 मंगल पांडे, जिसने अकेले ही 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, किस ब्रिटिश इंडियन सेना संबंधी था? यह बैरकपुर स्थित 34वीं रेजिमेंट का जवान था। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को कारतूस के प्रयोग कर इनकार कर दिया। जब उस पर दबाव डाला गया तो मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट का जवान था। रेजिमेंट छावनी को कहते हैं, बटालियन को जाते हैं। और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। इस प्रकार 1857 के विद्रोह समय शहीद होने वाला पहला जवान मंगल पांडे था। मंगल पांडे की बात करते हैं तो मंगल पांडे ने बगावत 29 मार्च 1857 के बगावत शुरुआत की, और यह 34वीं रेजिमेंट का जवान था। 34वीं रेजिमेंट का जवान था। मंगल पांडे पकड़े गए और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। 1857 के विद्रोह के समय शहीद होने वाला पहला जवान मंगल पांडे था। पहला जवान मंगल
पांडे था। आइए देखो यहां पर निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजा राज चोल द्वारा कराया गया था, और इसका सही आंसर है कौन कौन, तो बृहदेश्वर मंदिर। हम देखते हैं चोल राजवंश का संस्थापक विद्यालय को माना जाता है, तो चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक राजराज प्रथम को माना जाता है। राजराज प्रथम शैव धर्म को मानने वाला था। राजराज प्रथम ने तंजौर में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया, इसे हम बृहदेश्वर मंदिर के नाम जानते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा एवं लंबा मंदिर माना जाता है। आप चले जाइए, श्रवण कुमार मंडल साहब, मय मंडल, आप चले जाओ, आप जाकर सुतो, सोने का वक्त है, पढ़ने का वक्त है, जाओ तुम एंजॉय कर जाकर, जाकर इस सिर्फ सुनिए मही, सुनिएगा ना तो आपका रिजल्ट 2 नंबर से रुक जाएगा, 1 नंबर से रुक जाएगा। जो बोलते हैं उसे लिखिए, समझ गए ना। जाकर जाइए, जो टिक मरवाने वाला काम करता है वहां पढ़िए, यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए। जाइए आप, देखिए यहां पर चोल राजवंश का संस्थापक कौन था, चोल राजवंश, चोल राजवंश का संस्थापक, चोल राजवंश का संस्थापक विद्यालय था। कौन था, विद्यालय। चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक राजराज प्रथम को माना जाता है। राजराज प्रथम ने तंजौर में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। तंजौर में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था, इसे हम बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह भारत का सबसे लंबा एवं बड़ा मंदिर माना जाता है, बड़ा मंदिर माना जाता है। देखो यहां पर, अब यहां पर देखो कि मीनाक्षी मंदिर कहां है, यह है तमिलनाडु। कहां है, तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर क्या है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कहां है ये, मदुरै में है। कहां है, मदुरै में है, याद रखना है। जगन्नाथ मंदिर कहां है, उड़ीसा में है। कहां है, उड़ीसा में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण कौन कराया था, तो पूर्वी गंग वंश के शासक कौन, अवंती वर्मन ने कराया था। कौन, अवंती वर्मन। इधर देख, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, और इसका सही, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, चंदावर के युद्ध में। याद रखें, तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान, कौन, पृथ्वीराज चौहान किसको पराजित किया था, मोहम्मद गोरी को। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी किसको पराजित किया था, तो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। याद रखना है, द्वितीय तराइन का युद्ध भारत में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध साबित किया गया, और इस युद्ध के बाद ही भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रारंभ हुआ था। याद रखना है, द्वितीय तराइन का युद्ध, इसको याद रखो, द्वितीय तराइन का युद्ध भारत में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद ही भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रारंभ हुआ था। आइए यहां पर, यह देखिए, फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मानने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, 1889 ईस्वी में। और इस एफिल टावर का जो निर्माण हुआ था
तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में सीन नदी के तट पर। और इसकी ऊंचाई कितनी मानी जाती है? तो इसकी ऊंचाई मानी जाती है 300 मीटर। कितनी मानी जाती है इसकी ऊंचाई? इसकी ऊंचाई 300 मीटर मानी जाती है, 300 मीटर। पूछेगा कि याद रखना है एफिल टावर का निर्माण कब हुआ? 1889 ईस्वी। कहाँ? तो पेरिस में किस नदी के तट पर? तो सीन नदी तट पर। ऊंचाई कितनी है इसकी? तो 300 मीटर। कितनी? 300 मीटर। आइए यहां देखो, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। और शेरशाह सूरी के बारे में यह सब किसने किया था? और इसका सही आंसर ए, एच जी किन किया था। कौन किया था? देखें, एच.जी. किन ने किया था, एच.जी. किन। आइए यहां पर देखें, किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का रहने वाला था। इसने नारा दिया था, दुनिया का मजदूर एक हो। कार्ल मार्क्स अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जैसी पुस्तक की रचना की थी। याद रखना है कार्ल मार्क्स कहां का था। देखें, कार्ल मार्क्स जर्मनी का रहने वाला था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का रहने वाला, इसे नारा दिया क्या था? दुनिया का मजदूर एक हो। और कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जैसी पुस्तक की रचना की थी। यहां देखें, 7 वर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप निम्न से किस देश की फौजों की हार हुई? तो फ्रांस। ये 7 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुई थी। और 7 वर्षीय युद्ध का समय माना जाता है 1756 से 1763 ईस्वी। और 7 वर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की जीत हुई, तो वहीं फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। 10 वर्षीय युद्ध की अंत जिस संधि के तहत हुई थी, इसे हम पेरिस की संधि के नाम से जानते हैं। देखिए यहां पर सप्तवर्षीय युद्ध, देखें सप्तवर्षीय युद्ध का समय क्या है? 1756 से लेकर 1763 ईस्वी। और सप्तवर्षीय युद्ध में किसके किसके बीच हुई थी? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुई थी। इंग्लैंड एवं फ्रांस। इसमें किसकी जीत हुई थी? इसमें इंग्लैंड की जीत हुई थी। इंग्लैंड की जीत हुई थी। तो वहीं फ्रांस की हार हुई थी। याद रखना है। अब यहां पर देखना है कि सतवर्षीय युद्ध का अंत की संधि के तहत, तो पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763 ईस्वी में। 1763 ईस्वी। यहां देखिए, जौनपुर की स्थापना किसने किया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत के अकबर। अरे पेरिस की संधि 2 हुई थी, बंगाली बाबा, पेरिस की संधि 2 हुई थी। एक पेरिस की संधि के तहत 7 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई 1763, और एक पेरिस संधि के तहत अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हुई थी, और उसका समय है 1783। अब पढ़ता है नहीं, बात करता है। देखो यहां पर सप्तवर्षीय युद्ध की बात करते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति जिस संधि के तहत हुई थी, उसे पेरिस की संधि कहते हैं, 1763। और देखो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, देखो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति जिस संधि के तहत हुई थी, उसे हम पेरिस की संधि के नाम जानते हैं। ये संधि कब हुई? 1783 ईस्वी। इस प्रकार पेरिस की 2 संधि हुई थी, 1763 और 1783।
चल, खाली यह सब कॉन्सेप्ट है, ये नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। बीपीएससी है, तुम ग्रुप डी के लिए बढ़िया रहेगा, वन लाइनर ग्रुप डी के लिए सही रहेगा। ये बीपीएससी है, कॉन्सेप्ट लाइए पहले। जिस आदमी से पढ़ते हैं थोड़ा सा ध्यान में रखिए किससे पढ़ रहे हैं। हाँ, इस चीज को ध्यान रखा कीजिए, आप किससे पढ़ रहे हैं इस चीज को भी ध्यान रखिए। सहनसा से पढ़ रहे रे, सहनसा से। देखिए यहां पर, अब देखो, फिरोज शाह तुगलक को हम दिल्ली सहनसा में साथ जोश में रहता है, याद रख। गुस्सा बढ़ेगा तो पूरे धरती को उठा सकते हैं एक हाथ में, वो सब मत समझ। आमी माछी खाबो तो नहीं थकबे दादा, सुन रे जवान, इधर आओ। अब देखो यहां पर हम देखते क्या है कि फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया। फिरोज शाह तुगलक ने कई बाग बगीचे, झीलों एवं नगरों का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला एवं जौनपुर जैसे नगर का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर जैसे नगर का निर्माण अपने भाई जूना खां के सम्मान में कराया था। याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक को क्या, दिल्ली सल्तनत के अकबर, फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत के अकबर के नाम से भी जानते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कई बाग बगीचे, झीलों एवं नगरों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला एवं जौनपुर जैसे नगर का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां के सम्मान में जौनपुर जैसे नगर का निर्माण कराया। और जूना खां को इतिहास में हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने नियुक्ति का आधार योग्यता को बनाया था। यानी पहला शासक जिसने नियुक्ति का आधार योग्यता को बनाया था। गयासुद्दीन तुगलक की जब हम बात करते हैं तो याद रखना है, नहीं, गयासुद्दीन तुगलक की जब हम बात करते हैं, वह गयासुद्दीन तुगलक अपनी नीति का आधार उदारता एवं कठोरता को बनाया, जिसे इतिहास में हम रस्म ए मयान के नाम जानते हैं। गयासुद्दीन तुगलक अपनी नीति का आधार उदारता एवं कठोरता को बनाया, इसे इतिहास में हम रस्म ए मयान के नाम से जानते हैं। देख, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राच्य संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही आंसर है 1835। यानी कि देखो यहां पर अंग्रेजी शिक्षा को और उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए प्राच्य संस्थानों के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? और इसका सही आंसर क्या हो जाता? इसका सही आंसर 1835। अब हम देखते क्या है, लॉर्ड डलहौजी के समय में मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया गया था। याद रखना, 1835 ईस्वी। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। कब? तो 1835 ईस्वी। किसके सिफारिश पर? लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? मैकाले की सिफारिश पर। अब यहां पर हम देखते हैं 1854 ईस्वी में डलहौजी समय में बूट्स डिस्पैच एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत 1857 ईस्वी में मुंबई, मद्रास एवं कलकत्ता में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में
डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में 1854 ईस्वी में बुट्स 1854 ईस्वी में बुट्स डिस्पैच एक्ट पारित किया गया था। एक्ट पारित किया गया था और इस एक्ट के तहत कब 1857 ईस्वी में कहां, मुंबई, मद्रास एवं कलकत्ता में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो औरंगजेब ने किया था। कौन किया था? औरंगजेब ने। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण, मोती मस्जिद का निर्माण कौन कराया था? शाहजहां। कौन कराया था? शाहजहां कराया था। शाहजहां कराया था। अब यहां पर बहादुर शाह द्वितीय के इतिहास में किस नाम से थे? बहादुर शाह जफर। जितने मुगल बादशाह थे वो किस भाषा में लिखते थे? तो वो फारसी में लिखते थे, फारसी। लेकिन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ऐसा शासक था जो उर्दू में लिखता था, आइए यहां पर पानीपत के तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था किसके बीच? मराठा और अफगान के बीच। मराठा और अफगान के बीच लड़ा गया था। और पानीपत का तृतीय युद्ध का समय क्या है? पानीपत के तृतीय युद्ध का समय माना जाता है 14 जनवरी 1761 ईस्वी से। और पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने अफगानों को पराजित किया था। तृतीय पानीपत के युद्ध में मराठों का नेतृत्व नाना साहब का छोटा बेटा विश्वास राव ने किया था। तो वहीं वास्तविक नेतृत्व नाना साहब का चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ ने किया था। तृतीय पानीपत के युद्ध के समय पेशवा नाना साहब थे, तो वहीं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। तृतीय पानीपत के युद्ध कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। इसमें अहमद शाह अब्दाली किसको? तो मराठों को पराजित किया था। मराठों को पराजित किया था। तृतीय पानीपत के युद्ध के समय पेशवा कौन था? पेशवा नाना साहब थे। पेशवा नाना साहब थे। और उस समय मुगल बादशाह कौन था? पेशवा नाना साहब। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय था। तृतीय पानीपत के युद्ध में मराठों का नेतृत्व कौन किया था? नाना साहब छोटा बेटा विश्वास राव। और वास्तविक नेतृत्व नाना साहब का चचेरा भाई कौन? सदाशिवराव भाऊ ने किया था। आइए यहां पर, यहां आप देखिए पूर्व मध्यकाल में उद्रंग शब्द का क्या तात्पर्य है? कृषि की उपज में राज्य का हिस्सा। उद्रंग यानी ये क्या होता था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहां पर उद्रंग क्या है? ये क्या कहा है? तो इसमें उद्रंग कृषि की उपज में राज्य के हिस्सा को याद रखना है। कृषि की उपज में राज्य के हिस्सा को उद्रंग कहा गया। क्या कहा गया? उद्रंग कहा गया। आइए देखिए एसएसटी प्लस जीएस है और ये सही अगर आपको लगता है कि आपके काबिल है, आपके काम का है तो इसे लीजिए, अगर नहीं है तो मत लेना है। आइए यहां पर, यहां देखिए बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? इसका गठन कौन किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। याद रखना बिहार समाजवादी पार्टी ने ही 1934 ईस्वी में और कांग्रेस समाजवादी बिहार में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया। इस प्रकार बिहार में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण अच्छा नरेंद्र देव ने किया था। अच्छा नरेंद्र देव और बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, तो वही सचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था। याद रखना है बिहार
समाजवादी, बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना, पार्टी की स्थापना। और याद रखना है बिहार समाजवादी पार्टी ने, लिखना है बिहार समाजवादी पार्टी ने 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना पटना में किया था। इसके स्थापना का श्रेय आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण को जाता है। आचार्य नरेंद्र देव क्या थे? अध्यक्ष थे। जयप्रकाश नारायण कहा क्या थे? महासचिव थे। क्या थे? महासचिव। चलिए, देश पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चला गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया। ये कौन थे? बहादुर शाह जफर। याद रखना, अकबर द्वितीय नहीं और राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। याद रखना है। और शाह आलम प्रथम ये कौन था? तो मुगल बादशाह था। हो गया। हम अपनी ईमानदारी के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करते। दुनिया मेरे साथ हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें दुनिया गलत ठहरा दे तो इसके लिए भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमारी आत्मा हमें गलत नहीं ठहराए। चलते हैं। जय हिंद।